वो कहते हैं ना कि सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। इतिहास अपने सीने में ऐसी बहुत सी कहानियां छिपाए हुए है जो इस बात को सही साबित करते हैं। आपको शायद भरोसा ना हो, पर यह सच है कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड के सबसे प्रोग्रेसिव देशों में से एक फ्रांस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आमतौर पर जब हम फ्रांस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक शहर गूंजता है, पेरिस। चकाचौंध से भरा एक शहर, फैशन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में छाया हुआ एक शहर। जी हां, वही फ्रांस जहां आज भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, जहां हर इंसान में लगातार आगे बढ़ने की चाह है। फ्रांस, जिसे ऑफिशियली फ्रेंच रिपब्लिक भी कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के सबसे अहम देशों में से एक है। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी से घिरा यह देश आज यूरोप का सबसे प्रमुख एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर और दुनिया का लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर है। यह दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। और क्या आप जानते हैं कि उसी फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई द 14th, जिसे लुई द ग्रेट और लुई द ग्रैंड मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है। वो एक ऐसा राजा था जिसने अच्छाई और बुराई दोनों की सारी हदें पार कर दी। वो कहता था, मैं ही राज्य हूं। वो खुद को धरती पर भगवान का प्रतिनिधि यानी गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ बताता था। अपनी मनमानी करता था और उसी के अनुसार कानून बनाता था, पर अपने राज्य के विकास के लिए भी सभी कदम उठाता था। 5 सितंबर 1638 को जन्मे लुई द 14th ने एक ऐसे राज्य को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसे चलाने के लिए एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत थी। 1643 में फ्रांस की सत्ता संभालने के बाद एक मोनार्क के रूप में उसने वो सब किया जो करने का उसका मन हुआ। इसलिए उसके शासनकाल में फ्रांस का एक नया रूप सामने आया, पर उसकी सारी अच्छाइयों पर मनमानी भारी पड़ रही थी। इसके बावजूद लुई द 14 की मनमानी चलती रही और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने फ्रांस को अपने हिसाब से एक नया रूप दिया। हालांकि 1 सितंबर 1715 को उसकी मौत के बाद जितने भी राजा हुए उनमें वो स्किल नहीं थी जो फ्रांस की सत्ता को संभाल सके। ये 2 राजा हुए, लुई द 15th और लुई द 16th। इन दोनों ने फ्रांस को संभालने की कोशिश तो बहुत की, पर विरासत में मिले वैभव में ऐसा डूबे कि सब कुछ तबाही के कगार पर बढ़ चला। ऐसे में फ्रांस में वो सब हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कम से कम लुई द 14th के शासनकाल में तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वैसा कुछ होगा, पर हुआ। सितम हद से बढ़ रहा था और फ्रांस के लोग हद से ज्यादा परेशान थे। फिर सामने आई क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने फ्रांस में सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी क्रांति जिसके बीच में एक नए जनरल ने क्रांतिकारियों और अपने देश की ओर से लड़ाइयों की अगुवाई की, पर आगे चलकर वही फ्रांस का तानाशाह बन गया। उस तानाशाह को नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्या हालात बने जिसके कारण फ्रांस में क्रांति की चिंगारी भड़क उठी? आखिर वो क्या हालात थे जिनमें फ्रांस की जनता 10 सालों तक अपने शासक के खिलाफ लड़ती रही, और उसका नतीजा क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपने आने वाले एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे अशोक और आप कुकू एफएम पर सुन रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल शो फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में और सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, कोई भी कहानी सिर्फ एक लाइन की होती है। जैसे वो कहते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो क्या इतना कहने भर से कहानियां खत्म हो जाती है? जाहिर है जवाब ना में ही है। दरअसल इतिहास ऐसी ढेर सारी रियल कहानियों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। फिर बात जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की हो तो ये कहानियां और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही वो रेवोल्यूशन है जिसने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक फ्रांस में भी राजशाही यानी फ्यूडल सिस्टम था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि फ्यूडल सिस्टम में राजा एक दूसरे से लड़ने और अपने राज्य को बढ़ाने में लगे रहते थे। कई बार तो लड़ाइयों की अति हो जाती थी जिससे जनता ऊब जाती थी, क्योंकि इन लड़ाइयों का सबसे बुरा असर तो जनता पर ही पड़ता था। आज भी 2 देशों की लड़ाई का बुरा असर उसकी जनता पर ही पड़ता है। खैर, तो हम बात कर रहे थे फ्रांस की। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी जमाने में फ्रांस जैसे देश में भेदभाव अपने चरम पर था। बहुत पीछे न जाते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने के लिए आइए हम 15th से 18th सेंचुरीज के बीच के ही
फ्रांस की बात कर लेते हैं। उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 अलग अलग क्लास में बटी हुई थी। इन्हें 3 स्टेट्स कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट में पूरे क्लर्जी क्लास के लोग शामिल थे। हद तो ये कि पूरे क्लर्जी भी ट्रेडिशनली 2 अलग अलग क्लास में डिवाइड थी। इन्हें हायर क्लर्जी यानी नोबेलिटी और लोअर क्लर्जी यानी नॉन नोबल माना जाता था। फ्रांस में 1789 तक इनकी संख्या लगभग 1,30,000 यानी कुल पॉपुलेशन का करीब 0.5% थी। दूसरे क्लास को सेकेंड स्टेट कहा जाता था, जिसमें नोबेलिटी के लोग शामिल थे। ये क्लास भी ट्रेडिशनली 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसका एक हिस्सा नोबेलिटी ऑफ द स्वॉर्ड कहलाता था, यानी जिनके पास तलवार या ताकत का बल था, यानी सेना आदि, और दूसरा हिस्सा था नोबेलिटी ऑफ द रोब। इसमें वो लोग शामिल थे जो न्याय और प्रशासन से जुड़े लोग थे, यानी असल में क्लर्जी क्लास के इशारे पर सत्ता चलाने वाले यही लोग थे। इन दोनों ही क्लास के लोगों को खास सुविधाएं और अधिकार मिले हुए थे। सेकेंड स्टेट में फ्रांस की पॉपुलेशन के करीब 1.5% लोग शामिल थे, और तीसरे यानी थर्ड स्टेट में आम लोग यानी कॉमनर्स थे। इनमें भी 2 ग्रुप्स थे, अर्बन और रूरल। फ्रांस की पॉपुलेशन के करीब 98% लोग इन्हीं ग्रुप्स में थे। अर्बन ग्रुप में बूर्जुआजी और वेज लेबरर्स थे, तो रूरल में पेजेंट्स यानी किसान आदि। किंग यानी राजा या मोनार्क को इनमें से किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं माना जाता था। इन तीनों ग्रुपों के बारे में बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जान सकें कि उस वक्त के फ्रांस में सोसाइटी किस तरह से मैसिव सोशल इनजस्टिसेस का सामना कर रही थी। और आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से यही मैसिव सोशल इनजस्टिसेस फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बन जाती है। और अब आपके मन में एक सवाल उभर रहा होगा कि आखिर फ्रांस के लोग इस सिस्टम को बर्दाश्त ही क्यों कर रहे थे? जवाब है ट्रेडिशन। ये सिस्टम किसी एक दिन में नहीं बना था। फ्रांस में, या यूं कहें कि पूरे वेस्ट में, ये सिस्टम हजारों सालों से चला आ रहा था, और इस सिस्टम के खिलाफ कोई ना जाए, इसे ध्यान में रखते हुए इसे रिलीजन से जोड़ दिया गया था। लोगों के मन में ये बात ठूस ठूस के भरी गई थी कि राजा को गॉड यानी भगवान ने चुना है कि वो राजा बने, इसलिए कोई भी राजा धरती के किसी भी सिस्टम के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। इसे ही यूरोपियन हिस्ट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहा गया। मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म को बचाने के लिए इसी का सहारा लिया जाता था। इसके साथ ही सभी धर्मों के क्लर्जी जैसे पुजारी, मौलाना और प्रिस्ट इस बात का दावा करते थे कि भगवान ने उन्हें गार्डियन बनने के लिए भेजा है। साफ समझा जा सकता है कि ये खुद ही सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्टर बने फिर रहे थे, और आम जनता यही मानकर चल रही थी कि उसकी सारी मुसीबतें तो भगवान की ही दी हुई है, और इसीलिए ये भगवान के प्रसाद के बराबर है। अपने बुरे हालात का बचाव करने के लिए भी उनके पास बहाना था। ये सब तो पिछले जन्मों में किए गए पाप का रिजल्ट है। ऐसे में भला वे कहां किसी के खिलाफ बोलते? तो क्या हालात कभी नहीं बदलने वाले थे? दरअसल इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हालात बदलें, और ऐसे बदलें कि आज फ्रांस के विकास की दुनिया मिसाल देती है। वास्तव में वेस्ट में 16th सेंचुरी में ही नए थॉट्स पनपने लगे थे, और 18th सेंचुरी तक आते आते इनका विस्फोट होने लगा था। गैलीलियो की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, जिसने बाइबल के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई। बाइबल का मानना था कि सूरज इस धरती के चक्कर लगाता है, और गैलीलियो ने बताया कि सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। आपको शायद ये भी जानकारी होगी कि बाइबल का इस तरह से विरोध करने के कारण गैलीलियो को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी गई थी। पर थॉट्स को कहां रोका जा सकता था? रोज नए नए तरह के थॉट्स जन्म लेने लगे। राजा की सत्ता पर सवाल खड़े किए जाने लगे। नए फिलोसोफर सामने आए, और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को चुनौती देना शुरू कर दिया। पर अब तक ये विचारों तक ही सीमित था, और अंदर ही अंदर कहीं कोई चिंगारी पूरी तरह ज्वाला बनने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में सामने आए वेल्दी कॉमनर्स, यानी उस वक्त के आम लोग जो काफी रिच थे। यहां इस बात का जिक्र कर दूं कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में भले ही फ्रांस की महज 2% पॉपुलेशन थी, पर ये 98% पॉपुलेशन पर भारी पड़ते थे, क्योंकि सारा भारी भरकम टैक्स इसी आम जनता से वसूला जाता था। अब जब नए थॉट्स फूटने लगे थे, तो वेल्दी कॉमनर्स जैसे व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोफेशनल्स, जिन्हें हमने पीछे बुर्जुआजी यानी पूंजीपति कहा था, उनके डिजायर भी बढ़ने लगे थे। अब उन्हें लगने लगा था कि उनके पास भी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए।
पेजेंट्स यानी किसान वर्ग के पास सबसे ज्यादा लैंड था। अब उनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन में सुधार होने लगा था और वे फ्यूडलिज्म से छुटकारा पाने के सपने देखने लगे थे। भला इसकी आंच फ्रांस तक कैसे नहीं पहुंचती? फिर एक बात और, वो ये कि 1730 के बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और मोर्टेलिटी घटने के साथ ही यूरोप के कई देशों में पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ने लगी थी। 1715 और 1800 के बीच की बात करें तो इस दौरान यूरोप की पॉपुलेशन करीब डबल हो चुकी थी और जहां तक फ्रांस की बात है तो 1789 में ये यूरोप का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका था। साफ है कि प्रॉब्लम्स बढ़नी ही थी। एक और आम जनता पर टैक्स का बोझ, उसकी बढ़ती उम्मीदें और दूसरी ओर पॉपुलेशन का विस्फोट। ऐसे में भला लोग रहेंगे कहां, खाएंगे क्या और राजा उन्हें खिलाएगा क्या, जब उसे खुद की अय्याशी से ही फुर्सत नहीं थी। इसी बीच ब्राजील में नई गोल्ड माइंस का पता चलने के साथ ही 1730 के आसपास पूरे वेस्ट में सभी चीजों के दाम और तेजी से बढ़ने लगे। 1770 तक पहुंचते पहुंचते कई देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगे। इससे कई देशों को विद्रोह तक का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नए थॉट्स जन्म ले रहे थे। अब तो सोशल रिफॉर्म तक की बात होने लगी थी। इनमें जिन फिलोसफर्स, इंटेलेक्चुअल्स की लेखनी का सबसे ज्यादा हाथ था वे थे 17वीं सेंचुरी के थ्योरिस्ट रेने डिकार्ट, बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा और जॉन लॉक। और तो और मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और जीन जैक रूसो के थॉट्स को लागू करने के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर यूरोप के देशों में वॉर्स के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ती ही जा रही थी। फ्रांस और इंग्लैंड उस वक्त दो कट्टर दुश्मन थे क्योंकि दोनों ही अपनी कॉलोनीज का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दोस्तों, इन हालात में आम जनता क्या सोचती होगी, खासतौर पर फ्रांस की जनता उस समय क्या सोच रही होगी और उसके मन का गुब्बार आखिर कब और किन हालात में फूटा होगा? फ्रांस के किसके शासन के दौरान और किस तरह से रेवोल्यूशन ने जन्म लिया होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन की शुरुआत किंग लुई द 16 के शासन में हुई। अब ये किंग लुई द 16 कौन थे और इन्हीं को जनता के गुस्से का शिकार क्यों होना पड़ा, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम अपने अगले एपिसोड में किंग लुई द 16 के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन की शुरुआत में ही हमने फ्रांस के मोनार्क लुई द 14 के बारे में चर्चा की थी, जिसे सन ऑफ किंग भी कहा जाता है। लुई द 14 सिर्फ ये मानता था कि मोनार्क भगवान को छोड़कर बाकी सबसे ऊपर है, इसलिए वो अपनी जनता, अरिस्टोक्रेसी या चर्च के प्रति जवाबदेह नहीं है। लुई द 14 ने अपने पहले के शासकों की ही तरह सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाने की कोशिश की, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में था। उसने फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्किकल रूल की स्थापना की। हालांकि लुई द 14 के इतने लंबे शासन के दौरान फ्रांस इतने वॉर्स में शामिल हुआ कि खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। लुई द 14 की 1715 में मौत के बाद उसका 5 साल का ग्रेट ग्रैंडसन लुई द 15 फ्रांस की सत्ता पर पहुंचा। उसके शासनकाल में भी कई वॉर्स होते रहे, पर 1774 में अपनी मौत के पहले तक लुई द 15 भी फ्रांस के खजाने को भरने में नाकामयाब रहा। यही नहीं, वो लुई द 14 जितना काबिल भी नहीं था, जिससे फ्रांस के हालात और भी बिगड़ने लगे थे। लुई द 15 की मौत के बाद उसका ग्रैंडसन लुई द 16 फ्रांस का किंग बना। इससे पहले वो 1765 में डॉफिन बना था और सिंहासन पर बैठते समय उसकी एज 20 साल थी। दोस्तों, यहां से शुरू होती है असली कहानी। खाली खजाने के साथ सिंहासन पर बैठे लुई द 16 के सामने कई चुनौतियां थी, तो गवर्नर ड्यूक ऑफ लवागायन का साथ भी था। उसने लुई द 16 को काफी अच्छी एजुकेशन दी और यंग प्रिंस को गवर्नमेंट के सामने आने वाले चैलेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर सका। हालांकि सिंहासन संभालने से पहले लुई द 16 ने हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, लॉ, लैटिन और ग्रीक के साथ ही साथ कई मॉडर्न लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई की थी। उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी पूरी तरह से पेनियलॉन और एलाइटमेंट थिंकर्स से प्रभावित थी। ये थिंकर्स लुई द 14 के उस थॉट्स को चुनौती देते दिखाई देते हैं कि किंग किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इन थिंकर्स का मानना था कि किंग के अलावा भी नेशन का अपना एक अस्तित्व होता है। इन्हीं थॉट्स से प्रभावित लुई द 16 ने सिंहासन संभालने के बाद
अपने ग्रैंडफादर लुई द 15 द्वारा तैयार की गई पॉलिटिकल टीम को भंग कर दिया और उसकी जगह पर रगो, नेकर और कैलन जैसे मिनिस्टर्स की तैनाती की। इन मिनिस्टर्स के रोल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी लुई द 16 के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लुई द 16 काफी पढ़ा लिखा था और अप्लाइड साइंसेज में उसका काफी इंटरेस्ट था। लेटेस्ट टेक्निकल और मैकेनिकल क्यूरियोसिटीज का समाधान करने के लिए उसने अपने प्राइवेट चेंबर्स के पास ही स्पेशल कैबिनेट्स और लेबोरेटरीज बना रखी थी। इनमें फिजिक्स, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, वुड वर्किंग, वॉच मेकिंग, लॉक मेकिंग की वर्कशॉप होती थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए अलग से एक रूम था। लुई द 16 को मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन यानी समुद्री अन्वेषण और न्यू लैंड्स की खोज में भी काफी इंटरेस्ट था। 1780 में उसने एक एक्सप्लोरर जॉन फ्रेनकेडोला पेरूस को उसके सरकम नेविगेशन के लिए स्पॉन्सर्ड किया था। 1783 में किंग ने पहली बार वर्सेल्स में एरोनॉटिकल एक्सपेरिमेंट किया। 14 सितंबर को एटेनी डे मोंटगोल्फियर ने हॉट स्मोकी एयर से भरे एक बलून में उड़ान भरी, जिसमें लगी बास्केट में एक शिप, एक रूस्टर और एक डक थे। इसके बाद 21 नवंबर को फिर लातियर दे रोजियर ने वर्सेल्स से उड़ान भरी और करीब 25 मिनट तक हवा में रहने में सफलता हासिल की। हालांकि सुनने में लुई द 16 की ये कोशिशें मॉडर्न लगती हैं और थी भी, पर उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी उसकी और उसकी पत्नी की अय्याशी। जी हां, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, पर पहले जान लेते हैं लुई द 16 ने शादी कब और किससे की। 1770 में सत्ता संभालने के बाद लुई द 16 ने ऑस्ट्रिया की आर्च डचेस मैरी एंटोनिएट दी हैब्सबर्ग लोरियन से शादी की। उनके कुल 4 बच्चे हुए। अपनी कोर्ट में किंग हमेशा अपने भाइयों काउंट ऑफ प्रोवेंस, काउंट ऑफ आर्टवा और उनकी पत्नियों के साथ और अपनी बहन मैडम एलिजाबेथ से घिरा रहता था। यानी कुल मिलाकर किंग के कोर्ट में पूरा पारिवारिक माहौल रहता था। यही नहीं, लुई द 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट को महफिलें सजाने का बड़ा शौक था। इसके लिए चुना जाता था वर्सेल्स को। ये शौक भी लुई द 16 को विरासत में ही मिला था। 18th सेंचुरी में फ्रांस के किंग्स अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पर्सनल लाइफ्स को देते थे और इसके लिए जनता के टैक्स के पैसों को खुले हाथों से उड़ाया जाता था। वैसे तो देखने में यही लगता है कि लुई द 16 ने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से जुड़े रहने के लिए कुछ जगह बचा रखी थी, पर असलियत में ये नाकाफी थी। आए दिन किंग के प्राइवेट अपार्टमेंट में महफिलें सजती थी, जिनमें क्वीन, रॉयल फैमिली के दूसरे सदस्यों के साथ ही साथ मिनिस्टर्स और कोर्टियर्स भी शामिल होते थे। इनकी कुल संख्या करीब 60 होती थी। यहाँ एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये रॉयल इंटोरेज उतना ब्रिलियंट नहीं था जितना लुई द 14 के दिनों में होता था, जहां लुई द 14 सब कुछ करते हुए भी सत्ता के सेंटर पर दबदबा बनाए रखता था। वहीं लुई द 16 के समय में कल्चरल लाइफ का सेंटर वर्सेलिज बन चुका था। यानी वर्सेलिज में कल्चरल लाइफ के नाम पर काफी अय्याशी होती थी। कहा तो यहां तक जाता है कि उस दौर में क्वीन मैरी एंटोनिएट के कई लोगों से संबंध भी थे। इस बात पर इसलिए भी मुहर लग जाती है क्योंकि लुई द 16 में सत्ता संभालने के समय इमेच्योर और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। इसके अलावा उसमें एक फिजिकल डिफेक्ट भी था। जी हां, इतिहासकारों का कहना है कि लुई द 16 फिजिकल रूप से उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो अपनी शादी को संभाल पाता। इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि अगर इतिहास के सबसे अय्याश लोगों की कोई लिस्ट बनाई जाए तो उसमें क्वीन मैरी एंटोनिएट का नाम सबसे ऊपर होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पता चलता है कि लुई द 14 के बाद फ्रांस के सिंहासन पर बैठे किसी भी किंग में उसकी जैसी काबिलियत नहीं थी। लुई द 16 शासन संभालने की कोशिश करते तो दिखाई देता है, पर उसकी अय्याशी और कई फैसले पूरे राज्य को डूबने के कगार पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, फ्रांस के इतिहास में वर्सेल्स की अलग ही जगह है, जहां लुई द 14 ने अपनी पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए किया। वहां बाद के किंग ने इसे सिर्फ अय्याशी के अड्डे में बदल दिया। वास्तव में लुई द 14 के समय में पैलेस ऑफ वर्सेल्स को फ्रेंच आर्ट और कल्चर के एक्सप्रेशन और रॉयल पावर के सेंट्रलाइजेशन के रूप में देखा जाता था। लुई द 14 ने सबसे पहले वर्सेल्स का इस्तेमाल खुद को प्रमोट करने के लिए किया। इसके लिए उसने 1664, 1668 और 1674 में वर्सेल्स के गार्डन्स में कई तरह के फेस्टिवल्स आयोजित किए,
जिसकी गूंज पूरे यूरोप में सुनाई दी थी। 1669 की शुरुआत में लुई द 14 ने वर्सेल्स को अपनी सरकार के लिए उपयोगी मानना शुरू कर दिया था और 1678 तक आते आते वो इसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो चुका था। इसलिए वर्सेल्स से सरकार चलाने के लिए उसने पैलेस के भीतर ही कोर्ट भी बनवा ली थी। इसके बावजूद 1682 तक कोर्ट को वर्सेल्स नहीं शिफ्ट किया जा सका। दरअसल माना जाता है कि वर्सेल्स के मुद्दे को लेकर फ्रांस की नोबेल्टी में अलग अलग ओपिनियन थे। हालांकि 1687 तक आते आते ये बात पुख्ता हो जाती है कि वर्सेल्स ही वास्तव में फ्रांस की कैपिटल है। इसके साथ लुई द 14 नोबेल्टी को वर्सेल्स की ओर अट्रैक्ट करने में सफल हो जाता है। पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ही लुई द 14 ने 1685 में डोज ऑफ जेनोवा की अगवानी की थी। 1686 में अयूटिया किंगडम की एम्बेसी और 1715 में सफाविद ईरान की एम्बेसी भी यहीं बनी थी। दोस्तों, पैलेस ऑफ वर्सेल्स का नाम बार बार आने के बाद मन में इसके लिए जिज्ञासा और बढ़ जाती है। आखिर वर्सेल्स था कहां और वहां पैलेस कब और किसने बनवाया था? ऐसे कई सवालों के जवाब हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर पैलेस ऑफ वर्सेल्स का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल था। तो बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, पैलेस ऑफ वर्सेल्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी शुरू होती है 1623 में, जब फ्रांस का राजा लुई द 14 का पिता लुई द 13 था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जगह आज दुनिया भर में इतनी फेमस है, उसे किसी समय में राजा के लिए किसी काम का नहीं माना जाता था। दरअसल 1623 में लुई द 13 ने राजधानी पेरिस से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर पश्चिम में अपने पसंदीदा हंटिंग ग्राउंड की पहाड़ी पर एक हंटिंग लॉज बनवाया था। यह जगह उनके प्राइमरी रेजिडेंस यानी सेंट जर्मेन इन ले से और भी नजदीक थी, जहां से इसकी दूरी 16 किलोमीटर ही थी। यह हंटिंग ग्राउंड एक गांव के नजदीक था जिसका नाम था वर्सेल्स। यह इलाका एक जंगली वेटलैंड था, इसलिए किसी काम का नहीं माना जाता था। 1631 से 1634 के बीच आर्किटेक्ट फिलिबर्ट ले रॉय ने इस लॉज को लुई द 13 के लिए ये पैलेस रेजिडेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द मैनोर में बदल दिया। हालांकि लुई द 13 ने अपनी रानी एन ऑफ ऑस्ट्रिया के लिए यहां रात में रुकने पर बैन लगा रखा था। यहां तक कि 1641 में जब स्मॉल पॉक्स महामारी फैली, तब राजा लुई द 13 को अपने 3 साल के बेटे के साथ यहीं वर्सेल्स में शरण लेनी पड़ी थी। ये बेटा लुई द 13 का वही उत्तराधिकारी था जो बाद में चलकर लुई द 14 बना। तो इस तरह से लुई द 14 का संबंध बचपन से ही पैलेस ऑफ वर्सेल्स से बन चुका था, पर तब तक यह पैलेस के रूप में सामने नहीं आया था। 1643 में लुई द 13 की मौत के बाद महज 4 साल की उम्र में लुई द 14 को राजा घोषित कर दिया गया और मां एन उसकी रेजेंट बन गई। इसके बाद पूरे एक दशक यानी डिकेड तक लुई द 13 का पैलेस खाली पड़ा रहा, क्योंकि लुई द 14 के नाम पर शासन चला रही एन ने कोर्ट को वापस पेरिस में शिफ्ट कर दिया था, जहां वो अपने चीफ मिनिस्टर कार्डिनल मैजरीन के सहयोग से लुई द 13 के नक्शे कदम पर ही चलती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि 1648 से 1653 तक रॉयल अथॉरिटी के खिलाफ कई विद्रोह देखने को मिले। शायद यही कारण था कि जब लुई द 14 ने जब पूरी तरह से सत्ता संभाली तो उसने अकेले शासन करने को प्रेफरेंस यानी तरजीह दी। 1661 में आजादी में मैजरीन की मौत के बाद लुई द 14 ने अपनी गवर्नमेंट में से सभी परिवार वालों को बाहर कर दिया, यहां तक कि अपनी मां को भी इसका हिस्सा नहीं रहने दिया और एक बार फिर से अपनी कोर्ट को वापस सेंट जर्मेन इन ले आया। इसके साथ ही उसने ऑर्डर दिया कि उसके पिता के वर्सेल्स वाले घर को एक पैलेस के रूप में एक्सपेंशन किया जाए। वैसे तो लुई द 14 ने 1650 में सैकड़ों बार वर्सेल्स में शिकार किया, पर इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। बात 17 अगस्त 1661 की है, जब लुई द 14 ने सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंसेस निकोलस फुकेट के यहाँ एक सम्सुअस फेस्टिवल में गेस्ट के रूप में हिस्सा लिया था। लुई द 14 तब निकोलस फुकेट के प्लेशियल रेसिडेंस को देखकर काफी प्रभावित हुआ, जिसे शैटो दे वॉक्सली विकॉम्ट कहा जाता था। उसे इस घर के साथ ही इसके गार्डन्स काफी पसंद आए थे। दरअसल निकोलस के घर को 1954 से ही कोर्ट आर्किटेक्ट रहे लुई लेबू ने तैयार किया था, जबकि इसके गार्डन्स को तैयार करने में 1657 से ही रॉयल गार्डनर रहे आंद्रे ले नोत्रे का सबसे बड़ा रोल था। इनके साथ ही 1647 से रॉयल सर्विस में रहे पेंटर चार्ल्स ले ब्रन की कलात्मकता भी इस घर पर
साफ झलक रही थी। ये बात और है कि उसी साल सितंबर में लुई द 14 ने निकोलस फुकेट को जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने आइलैंड पर किला बनवा लिया था और एक प्राइवेट आर्मी भी खड़ी कर ली थी। इसके बावजूद पॉल ए विकॉम्ट से लुई द 14 कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड था और उसने इसे तैयार करने वालों को अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए नियुक्त कर लिया। इस बीच लुई द 14 ने फुकेट की जगह उसके दुश्मन माने जाने वाले जॉन बाप्टिस्ट कोलबर्ट को दे दी। उसे रॉयल सेवा में नियुक्त आर्टिस्टों को संभालने का भी जिम्मा दे दिया। इसके बाद तो कोलबर्ट अपने राजा लुई द 14 और आर्टिस्टों के बीच पूल का काम करने लगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। लुई द 14 के आदेश के बाद वर्सेल्स में काम शुरू हुआ तो सबसे पहले इसके पार्क और गार्डन पर सारा फोकस था। 1660 में लेवो ने वर्सेल्स के पैलेस में सिर्फ 2 सर्विस विंग्स और एक फोरकोर्ट बनवाया था, पर 1668 से 69 तक आते आते गार्डन्स अपने असली स्वरूप में सामने आ गए, क्योंकि यहां लगाए गए पौधे अब आकार ले चुके थे और दूसरी ओर वॉर ऑफ डेवोल्यूशन में स्पेन के खिलाफ जीत मिल चुकी थी। तो लुई द 14 ने डिसाइड कर लिया अब वो वर्सेल्स को पूरी तरह से एक रॉयल रेजिडेंस में बदल देगा। उसे इस बात की हिचकिचाहट जरूर थी कि अपने पिता के पैलेस को रॉयल रेजिडेंस का हिस्सा बनाए या फिर इसे पूरी तरह से बदल दे, पर इसी दशक के अंत में उसने तय कर लिया कि अपने पिता के पैलेस को भी रॉयल रेजिडेंस में ही इनकॉर्पोरेट कर लेगा। इसके बाद 1668 से 1671 के बीच लुई द 13 के पैलेस को 3 ओर से किसी लिफाफे की तरह ढककर रॉयल रेजिडेंस का हिस्सा बना लिया गया। इससे पैलेस को एक नया इटालियनेट फसाद मिल गया, जिससे गार्डन्स एक तरह से नहीं दिखते थे, लेकिन कोर्टयार्ड फसाद बचा हुआ था। हालांकि कई तरह के स्टाइल्स और मटेरियल्स के मिक्स हो जाने से रॉयल रेजिडेंस का जो रूप सामने आया उससे लुई द 14 काफी निराश हो गया और कोलबर्ट ने तो इसे पैचवर्क तक कह डाला। इन दोनों इटालियनेट फसाद और कोर्टयार्ड फसाद को एक जैसा करने की तमाम कोशिशों के बीच 1670 में लेवो की मौत हो गई। इसके बाद अगले 7 सालों तक किंग के फर्स्ट आर्किटेक्ट की पोस्ट खाली ही रही। हालांकि वर्सेल्स में लेवो के सारे काम उसके असिस्टेंट फ्रांसवा दोरबे ने संभाल लिया था। 1670 में पैलेस के काम का सारा फोकस इसके इंटीरियर्स पर था और यह पूरा होने के नजदीक था, और तभी दोरबे ने लेवो द्वारा बनाई गई सर्विस विंग्स को एक्सपैंड कर इसे पैलेस से कनेक्ट कर दिया और फोरकोर्ट में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में अलग से एक जोड़ा पवेलियंस भी तैयार कर दिया। इसके साथ ही 1670 में ही लुई द 14 ने दोरबे को एक और जिम्मा सौंप दिया और वो था वर्सेल्स के ही नाम से एक शहर की डिजाइनिंग। इसमें लुई द 14 के बढ़ते साम्राज्य के हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हाउस और कोर्ट बनाया जाना था। 1671 में कोर्टियर्स यानी दरबारी को टाउन हाउसेस बनाने के लिए जमीन दी जाने लगी। ये टाउन हाउसेस पूरी तरह से पैलेस ऑफ वर्सेल्स की ही तरह बनाए जाने थे, पर इसके अगले ही साल फ्रैंको डच वॉर शुरू हो गई और वर्सेल्स के लिए 1674 तक फंडिंग में कटौती करनी पड़ी। इसके बाद 1674 में यहां एम्बेसडर स्टेयरकेस का निर्माण शुरू हुआ। दरअसल ये एक ग्रैंड स्टेयरकेस है जिसे मेहमानों की अगवानी के लिए बनाया गया था और इसके लिए वर्सेल्स के गांव को नेस्ता नाबूत यानी डिकेंटर कर दिया गया था। हालांकि फ्रैंको डच वॉर में फ्रांस की जीत के साथ ही 1678 में लुई द 14 ने अपने फर्स्ट आर्किटेक्ट के रूप में जूल्स हार्डुइन मैनसर्ट को नियुक्त कर दिया। मैनसर्ट ने अपने काम की शुरुआत 1678 से 1681 के बीच हॉल ऑफ मिरर से की और राजा का महल अब वास्तव में शीश महल के रूप में सामने आने लगा। इसके साथ ही लुई द 13 के पैलेस के कोर्टयार्ड फसाड का रिनोवेशन और दोरबे के पवेलियंस का एक्सपेंशन कर मिनिस्टर्स के लिए खास विंग्स तैयार की जाने लगी। पैलेस के बगल में ही मैनसर्ट ने एक जोड़ी स्टेबल्स का निर्माण भी करवाया, जिन्हें ग्रैंडे और पटीट एक्विरीज कहा गया। इसके अलावा पैलेस में और भी बहुत से निर्माण किए गए। और भी कई का प्रपोजल था, लेकिन वॉर के कारण उन प्रपोजल पर ध्यान नहीं दिया गया। 17वीं सेंचुरी में वर्सेल्स में कंस्ट्रक्शन धीमा पड़ता गया क्योंकि फंडिंग की कमी आड़े आ रही थी। 1688 में शुरू हुए 9 इयर्स वॉर के कारण कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से 1698 तक के लिए रुक गया। इसके बाद तो जैसे इस पैलेस के कंस्ट्रक्शन पर किसी की नजर लग गई और 3 साल बाद ही वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन की शुरुआत हो गई। इसके अलावा 1693 से 94 और 1709 से 10 में खेती की कम पैदावार ने हालात को और भी खराब कर दिए और ऐसे में फ्रांस अब क्राइसिस का सामना कर रहा था। इसलिए लुई द 14 ने मैनसर्ट की ओर से प्लान किए गए बहुत से काम 1680 में कैंसिल कर दिए।
लुई द 14 और मैनसेट ने फिर परमानेंट पैलेस चैपल पर ही फोकस किया, जिसका कंस्ट्रक्शन 1699 से 1710 के बीच हुआ। हालांकि लुई द 14 के सक्सेसर्स यानी लुई द 15 और लुई द 16 ने एक तरह से वर्सेल्स पैलेस को अकेला छोड़ दिया और केवल इसके इंटीरियर्स पर ही सारा ध्यान दिया। दोस्तों, अपनी अय्याशी के लिए लुई द 15 ने इसमें 1730 में मॉडिफिकेशन शुरू कराए और नॉर्थ विंग में सैलून दे हरक्यूल के नाम से एक बॉर्डरूम बनवा लिया, जिसके कारण अम्बेस्टर्स स्टेयरकेस को गिराना पड़ा। लुई द 15 का शौक इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा था कि 1748 में एक पैलेस थिएटर का काम शुरू करा दिया, जो 1770 में जाकर पूरा हुआ। इस दौरान हुए वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन और 7 इयर्स वॉर की शुरुआत के कारण इसमें रुकावट आई, क्योंकि शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। बताया जाता है कि इसके बाद पैलेस में जो भी काम हुआ उसके लिए सारा पैसा लुई द 15 की पसंदीदा मालकिन मैडम डुबेरी ने दिया था। यानी अय्याशी की जीती जागती एक और स्टोरी लोगों के सामने थी। इसके बाद आए लुई द 16 ने कुछ दिनों के लिए रॉयल फैमिली को शैटो दे सेंट क्लाउड शिफ्ट कर दिया, जिससे पैलेस का रिनोवेशन कराया जा सके, पर फाइनेंशियल डिफिकल्टी और पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ ही साथ शाही अय्याशी के कारण ऐसा हो न सका। दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि बार बार की लड़ाइयों, लुई द 14 की महत्वाकांक्षा और बाद के दो राजाओं लुई द 15 और लुई द 16 की अय्याशी के कारण शाही खजाने में अब कुछ बचा नहीं था। जाहिर है, ऐसी स्थिति में पैसे जुटाने के लिए राजा को कुछ न कुछ तो करना ही था। कुछ ऐसे उपाय करने थे जिससे जनता को उस पर भरोसा हो। तो फ्रांस की जनता का भरोसा जीतने के लिए लुई द 16 ने ऐसे कौन से कदम उठाए, उनका रिजल्ट क्या रहा और अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी आखिर कब भड़की? इन सारे सवालों के जवाब हम अपने आने वाले एपिसोड में जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब तक हमने ये तो देख ही लिया कि किस तरह से फ्रांस में वॉर और किंग की नीतियों के कारण खजाना खाली हो चुका था। तो क्या इसे भरने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई? ऐसा तो संभव ही नहीं था। लुई द 16 ने खाली खजाने में फिर से रौनक लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? इसके पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि फ्रांस में टैक्स का क्या सिस्टम था। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हर राज्य और देश का खजाना टैक्स से ही भरा जाता है और फिर उसी टैक्स का इस्तेमाल शासन और जनता के लिए किया जाता है। ऐसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन के पहले टैक्स का क्या सिस्टम था और फिर लुई द 16 की सरकार ने क्या फैसले किए, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। दरअसल फ्रांस में रेवोल्यूशन के पहले कई तरह के टैक्स वसूले जाते थे। इनमें एक था द टेल यानी डायरेक्ट लैंड टैक्स। इस टैक्स को सीधे तौर पर फ्रेंच पीजेंट यानी आम जनता या फिर सीधे सीधे कहें तो किसानों और नॉन नोबल हाउस होल्ड से वसूला जाता था। इसके लिए आधार होती थी जमीन, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन उस पर उतना अधिक टैक्स। नोबलमैन, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स यानी सरकारी कर्मचारियों और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऐसे ही मिलिट्री के खर्चे के लिए लगाए जाने वाले टैक्स को द टेलन कहा जाता था। द विक्टियम यानी 20वां हिस्सा टैक्स पूरी तरह से रेवेन्यू पर आधारित होता था और इसे लैंड, प्रॉपर्टी, कॉमर्स, इंडस्ट्री और ऑफिशियल ऑफिसेस से वसूला जाता था। द गैबल नामक टैक्स सिस्टम तो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इससे सॉल्ट को लेकर रीजनल मोनोपोलिस को खूब बढ़ावा मिलता था और इसके कारण अलग अलग शहरों में सॉल्ट की कीमतों में भारी अंतर होता था। जैसे कि उस वक्त पेरिस में सॉल्ट की कीमत ब्रिटनी जैसे शहर के मुकाबले 30 गुना अधिक थी और इसीलिए इस टैक्स के कारण स्मगलिंग को काफी बढ़ावा मिल रहा था और शाही खजाने को काफी नुकसान होता था। इसके अलावा वाइन और तंबाकू से लेकर दूसरे सभी प्रोडक्ट्स के लिए टैक्स था। तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए द ट्रेड्स के जरिए कस्टम ड्यूटीज वसूली जाती थी। शहर में सामान पहुंचाने के लिए भी टैक्स देना होता था। खास तौर पर किसी प्रोडक्ट को पेरिस में बेचने पर द ऑक्ट्रॉय वसूला जाता था। ऐसे और भी कई टैक्स थे जिनके जरिए शाही खजाने को रेवेन्यू मिलता था। इसी बीच जब मोनार्की यानी साम्राज्य को गंभीर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा तो एक नए तरह के टैक्स सिस्टम का लोगों को सामना करना पड़ा। इसे द फॉर्म जनरल कहा जाता था। इसे वसूलने का अधिकार कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अलग अलग टैक्स फार्मर्स को दिया जाता था, जिन्हें ट्राइटेंट्स या पार्टीशंस कहा जाता था। बहुत डिटेल में ना जाकर हम इतना जान लेते हैं कि फ्रांस में एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका था जिसमें टैक्स फॉर्म्स को
5 पेज में एलोकेट किया जाता था, पर 1598 में इस सिस्टम में बदलाव लाया गया और टैक्स कलेक्शन का जिम्मा एक ही फर्म को दिया गया। सिंगल टैक्स फर्म को सिंक ग्रॉसेस फर्म्स कहा गया। दोस्तों, टैक्स का नया सिस्टम एक बार फिर डेवलप हुआ जब किंग लुई द 14 के फाइनेंस मिनिस्टर जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट ने इसके प्रोसेस में बदलाव किया। शाही खजाने में ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन के लिए जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट ने फार्म जनरल्स यानी जनरल फार्म को एक साथ कई अधिकार दे दिए। हालांकि जिन फाइनेंशियर्स को ये अधिकार दिए गए उनको इसका फायदा भी मिलने लगा और अब वे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और सोशल रोल निभाने लगे थे। हालांकि 1726 में सभी एग्जिस्टिंग फर्म्स को एक सिंगल लीज में शामिल कर दिया गया। इसके चलते लीज के कॉन्ट्रैक्टर्स 40 फार्मर्स जनरल काफी पावरफुल और रीच हो गए। इस सिस्टम को हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं जैसे इंडिया में जमींदारी प्रथा, यानी किसी एक जमींदार को टैक्स वसूली का हक दे दिया गया और वो वसूले गए टैक्स में से अपना हिस्सा रखकर बाकी सरकारी खजाने में जमा कर देते थे। यहां हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया में टैक्स कलेक्शन का ये सिस्टम भी तो यूरोप की ही देन थी। ऐसे में भला खुद यूरोप का एक देश फ्रांस इससे अलग कैसे हो सकता था। हालांकि फ्रांस में टैक्स के सिस्टम को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और लगातार क्रिटिसिज्म बढ़ता ही गया। स्थिति यहां तक आ गई कि 1769 में फ्रांस में सत्ता को नए रेगुलेशंस बनाने पड़े। इसे आसान तरीके से कुछ ऐसे समझें कि जिस तरह से किसानों पर बढ़ते जुल्म के कारण इंडिया में जमींदारी प्रथा का विरोध शुरू हो गया था, वैसा ही कुछ हाल फ्रांस का सदियों पहले होते जा रहा था। ऐसे में नए रेगुलेशंस में टैक्स का कलेक्शन का जिम्मा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया, जिनके मैनेजर्स को एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलता था। टैक्स का ये सिस्टम चल ही रहा था कि 1761 में एन रॉबर्ट जैक टर्गोट को लिमोक्स शहर का इंटेंडेंट नियुक्त कर दिया गया। टर्गोट की फिलॉसफी काफी लिबरल थी और मौका मिलने पर उसने इसे अपने शहर में लागू करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने सबसे पहले लैंड रजिस्टर तैयार कराया और कंपलसरी लेबर यानी एक तरह से बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म कर दिया। गरीबी से लड़ने की कोशिश की और अनाज की आवाजाही के लिए नई सड़कें और नहरें बनवाई, नई फैक्ट्रीज की भी स्थापना की। शायद यही कारण था कि लुई द 16 ने सिंहासन पर बैठने के साथ ही टर्गोट को कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंसेस यानी फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। इसके बाद तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अपने प्रिंसिपल पर चलते हुए टर्गोट ने सभी इंटरनल ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए और अनाज के लिए प्राइस फिक्सिंग सिस्टम लागू कर दिया। इसे फ्रांस का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उस दौर में वहां फसलों का उत्पादन काफी घट गया, जिससे खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान छूने लगी। एक तो लड़ाइयों के कारण जनता वैसे ही परेशान थी और अब आसमान छूती महंगाई के कारण उसका पेशेंस खत्म होने लगा था। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के सभी प्रोविंशियल टाउन्स और पेरिस में दंगे शुरू हो गए। इन हालात से निपटने के लिए 1776 में टर्गोट ने फ्री ट्रेड की शुरुआत कर दी। इसके साथ ही पूरे राज्य में कंपलसरी लेबर सिस्टम को खत्म करते हुए प्रॉपर्टी ओनर्स पर एक नया टैक्स लगा दिया। टर्गोट के सुधारों की ये कोशिशें ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आई, खासकर अपर क्लासेस को इनसे काफी परेशानी थी। फिर जैसा कि हर शासनकाल में होता है, टर्गोट के भी विरोधी थे। खुद क्वीन ने उसका विरोध किया तो मिनिस्टर मोरपा उसका राइवल था ही, और इन लोगों ने टर्गोट के सुधारों को नाकाम बताने की हर संभव कोशिश की, जिसके कारण टर्गोट ने 12 मई 1776 को रिजाइन कर दिया। दोस्तों, टर्गोट जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद लुई द 16 ने जैक्स नेकर को अपना नया फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। जनता में उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी थी। अपनी पोस्ट संभालने के साथ ही नेकर ने धीरे से सबसे पहले सरकारी खर्च पर लगाम कसनी शुरू कर दी और स्टेट स्पेंडिंग को घटाने के लिए कई तरह के उपाय किए। हालांकि अब हमारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि इन उपायों से फ्रांस को फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने में कितनी हेल्प मिली और नेकर ने ऐसा कौन सा टैक्स सिस्टम लागू कर दिया जिसने फ्रांस को रेवोल्यूशन के मुहाने तक पहुंचा दिया। इनके जवाब हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जैक्स नेकर को जब लुई द 16 ने फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तो ये पोस्ट उनके लिए गर्म तवे पर बैठने जैसी थी। फसलों का उत्पादन काफी कम हुआ था और जनता भूखमरी के किनारे पर खड़ी थी। महंगाई चरम पर थी और लुई द 16 ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकन रेवोल्यूशन की हेल्प करने में लगा हुआ था। 1775 से 1783 के बीच हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन या यूनाइटेड स्टेट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
या अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर के जरिए ग्रेट ब्रिटेन की 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण हो रहा था। इस वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस अमेरिकन रिवॉल्यूशन की हेल्प कर रहा था। इससे सरकारी खजाने पर और बोझ बढ़ रहा था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगभग सभी फ्रांसीसियों के बीच काफी पॉपुलर था, पर इसके कारण खजाना खाली होता जा रहा था। इसलिए इकलौता नेकर था जो इसमें फ्रांस के रोल के खिलाफ था। हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी वॉर में अपने रोल के बावजूद फ्रांस में किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया गया था। बताया जाता है कि इस वॉर के चलते फ्रांस को 1.5 बिलियन लिवरेल्स खर्च करने पड़े थे और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई थी। नेकर ने इसके खिलाफ लुई द 16 को चेतावनी भी दी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ और लुई द 16 ने फ्रांस को इस वॉर की आग में झोंक दिया। इसके कारण सितंबर 1780 में नेकर ने अपनी पोस्ट छोड़ने का फैसला कर लिया, पर लुई द 16 ने उसे नहीं छोड़ा। ऐसे हालात में फ्रांस के हालात सुधारने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नेकर को कुछ न कुछ कदम तो उठाने ही थे और उसने ऐसा किया भी। 1780 में ही जैक्स नेकर ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को 3 फार्म कंपनीज के बीच बांट दिया। कस्टम ड्यूटीज के लिए फर्म जनरल, शराब पर टैक्स के लिए द लीग जनरल और लैंड टैक्सेस व लैंड रजिस्ट्रेशन फीस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जनरल डेस डोमेन्स एट डेस ड्रॉइट डोमेनियक्स को जिम्मेदारी दी गई। नए सिस्टम में फर्म जनरल की लीज के लिए राजा और कंपनी के मुखिया के बीच 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए गए। इसमें 40 पार्टनर्स तय किए गए थे जो पहले 90 तक पहुंच गए थे। एक कॉन्ट्रैक्टर शाही खजाने में लीज की राशि देने के बदले में कुछ भी वसूली किसानों से कर सकते थे, पर 1780 में इसकी अपर लिमिट भी तय कर दी गई। द फर्म जनरल का हेडक्वार्टर्स पेरिस में था और इसके ऑपरेशंस करीब 42 प्रोविंशियल ऑफिसर्स के जरिए चलते थे। इसके 25,000 एजेंट्स को 2 ब्रांचेस में बांटा गया था। एक तो ऑफिस एजेंट थे जो फीस की वसूली करते थे और दूसरे गार्ड्स ब्रिगेड्स थी जो स्मगलिंग पर लगाम कसने के लिए सीवियर पनिशमेंट्स जैसे हार्ड लेबर या फिर हैंगिंग तक का सहारा लेती थी। फर्म जनरल के कर्मचारी वैसे तो रॉयल सिविल सर्वेंट नहीं थे, इसके बावजूद वे किंग का नाम लेकर अपना काम करते थे और वे कानून से भी बचे रहते थे। इसके अलावा गार्ड्स ब्रिगेड्स के सदस्यों को हथियार रखने की भी छूट मिली हुई थी। दोस्तों, इस नई व्यवस्था से हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गए। 18th सेंचुरी खत्म होते होते द फर्म जनरल सिस्टम को पूरी तरह से अनइक्वल सोसाइटी के सिंबल के रूप में देखा जाने लगा था। टैक्स सिस्टम में तमाम बुराइयों के कारण लोग अब इनजस्टिसेस और अनॉइंसेस के आरोप तक लगाने लगे थे। टैक्स कलेक्शन के लिए कंपनी के लोगों की ब्रूटैलिटी यानी निर्दयता भी चरम की ओर जा रही थी और सभी टैक्स में सबसे ज्यादा सॉल्ट पर टैक्स यानी गैबल जनता को नापसंद था। इसलिए टैक्स कलेक्शन के इस तरीके का क्रिटिसिज्म बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, 1781 आते आते नेकर पर आरोप लगने लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वो खाली शाही खजाने को भरने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और इसलिए फ्रांस को बुरी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, जबकि हकीकत में ये हालात अमेरिकन रेवोल्यूशन के कारण पैदा हुए थे। यहां तक कि जैक्स मैथ्यू एजर्ड ने उस पर फॉरेन ओरिजिन होने के कारण उसकी फेथ और इकोनॉमिक चॉइसेस पर हमला करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि नेकर ने रिकॉर्ड्स को झूठा साबित कर दिया था। वो ये सामने लेकर आया कि किस तरह से शाही खजाने की परवाह किए बिना खर्च किए जा रहे थे। किंग को जनता के हेल्थ के बजाय अपने भाइयों पर खर्च की ज्यादा परवाह थी। लुई द 16 को उसी दौरान नेकर ने एनुअल रिपोर्ट भी दे दी, जिसे उसने सीक्रेट रखने की कोशिश की, और नेकर ने एक तरह से उसे चुनौती देते हुए कहा कि एनुअल रिपोर्ट को रॉयल काउंसिल के सामने रखा जाए। ऐसा नहीं होने पर नेकर ने एनुअल रिपोर्ट का खुलासा कर दिया और देखते ही देखते इसकी 2 लाख कॉपीज बिक गई। इसके साथ ही इसका डच, जर्मन, डैनिश, इटालियन और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी होने लगा। नेकर ने पहली बार गवर्नमेंटल की इनकम और एक्सपेंडिचर्स का यह रिकॉर्ड पब्लिक के सामने रख दिया, जबकि पब्लिक को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी किसी जानकारी का खुलासा भी हो सकता है। ऐसे में नेकर को रेवोल्यूशनिस्ट कहा जाने लगा। उधर नेकर ने घोषणा कर दी कि उसे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सारे अधिकार और काम करने की छूट दी जाए, नहीं मिली तो वो रिजाइन कर देगा। लुई द 16 के 2 मिनिस्टर्स ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर ऐसा किया गया तो वे रिजाइन कर देंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि विवाद के कारण नेकर को 19 मई 1781 को
उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। दोस्तों, यहां एक सवाल मन में यह आता है कि फ्रांस के इतने काबिल फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी कोशिशों के बावजूद हालात सुधर क्यों नहीं रहे थे। इसके दो कारण समझ में आते हैं। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले के डिकेड में फ्रांस की लगातार बढ़ती पॉपुलेशन, जो कि 26 मिलियन तक पहुंच गई थी। इनमें से 21 मिलियन तो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थे, और ये वो दौर था जब फसलों का उत्पादन सबसे खराब हालत में था। इन लोगों में से कुछ के पास तो इतनी जमीन थी कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, पर बड़ी संख्या में ऐसे थे जो बड़े फार्म्स पर बहुत कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर थे। दरअसल इस गरीबी की एक और बड़ी वजह थी फ्रांस में सोशल इनइक्वालिटी। सभी पीजेंट्स को टैक्सेस देने होते थे, और जिससे नोबिलिटी के लोग मजे करते थे। हद तो ये कि कलर्जी के लोग बेहद कम संख्या में होने के बावजूद फ्रांस की 10% जमीन पर काबिज यानी ऑक्यूपाइड थे, और आम फ्रांसीसी उनके यहां मजदूरी करते थे, लेकिन इसके बदले में पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। दूसरे ये कि जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर सुधार के लिए कोई कदम उठाता था, तो सिंहासन से जुड़े लोग ही यानी दूसरे मिनिस्टर्स और कलर्जी नोबेल्टी के लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते थे। ऐसे में शाही खजाने में कुछ आने के बजाय उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि खर्च तो रुक ही नहीं रहे थे, और कलर्जी नोबेल्टी के लोग इसी तरह का टैक्स देने को तैयार नहीं होते थे। अब जब लुई द 16 अपने दो काबिल फाइनेंस मिनिस्टर एन रॉबर्ट जैक्स टर्गोट और जैक्स नेकर को उनकी पोस्ट से हटा चुका था, तब फ्रांस किस राह पर चलने वाला था? कौन नया फाइनेंस मिनिस्टर बना, और उसने फ्रांस की हालत सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए, और उन कदमों का आखिर असर क्या हुआ? ये जानने के लिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। दोस्तों, नेकर को हटाने के बाद लुई द 16 ने चार्ल्स अलेक्जेंड्रे दे क्लोने को नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, तो उसके सामने भी ढेरों चुनौतियां थी। उस वक्त तक फ्रांस पर 110 मिलियन लीवर्स का कर्ज चढ़ चुका था, जिसका सबसे बड़ा कारण था अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इसका इन्वॉल्वमेंट। इससे निपटने के लिए सबसे पहले नए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रेडिट हासिल करने की कोशिश की, जिससे लोन के जरिए सरकार की मदद की जा सके और जनता का भरोसा जीता जा सके। पर यह सब इतना आसान नहीं था। फ्रांस की इकोनॉमी में तब खेती की हिस्सेदारी 75% से अधिक थी, और इसी की हालत खराब थी। खेती के पुराने तरीकों और मजदूरों के सहारे फसलों के उत्पादन की कोशिश अब काफी नहीं थी। तो यही वो दौर था जब फसलें कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रही थी। इसके कारण अनाज का उत्पादन घटता ही जा रहा था, और गांवों तक में भरोसे की कमी महसूस की जा रही थी। इसके अलावा खेती और इंडस्ट्रियल मजदूरों के बीच किसी तरह का बंटवारा नहीं होने से भी स्थिति बिगड़ रही थी। यानी जो मजदूर खेतों में काम करते थे, उन्हीं को कारखानों में भी लगा दिया जाता था। इसलिए शहरों के साथ ही अब गांवों में भी भरोसे का सवाल बढ़ता जा रहा था। शहरों की स्थिति तो ये थी कि बोर्जुआजी यानी वो मिडिल क्लास जो बिजनेस कर रहा था, उसे इस बात का असंतोष था कि उसके पास न तो पॉलिटिकल पावर थी और न ही सत्ता में उसे किसी तरह का सम्मान ही मिला था। हम पहले ही कह चुके हैं कि किसानों का अब सत्ता पर भरोसा न के बराबर रह गया था। वे किसी भी तरह से एनाक्रोनिस्टिक यानी एक ही तरह के सोच पर टिके रहने वाले इंसान को सपोर्ट करने के मूड में नहीं थे, और फ्यूडल सिस्टम उनके लिए बोझ बनता जा रहा था। हमने आपसे शुरुआत में ही चर्चा की थी कि कई तरह के नए थॉट्स पूरे यूरोप के साथ ही साथ फ्रांस में भी सामने आ रहे थे। अब उन थॉट्स को फ्रांस में सबसे ज्यादा पढ़ा और समझा जाने लगा था। लड़ाइयों और कर्ज के कारण फ्रांस सरकार बैंकरप्सी की ओर बढ़ रही थी। पॉपुलेशन विस्फोट तो था ही, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, और फ्रांस की पॉपुलेशन 26 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। एक चीज जो हमेशा फ्रांस की सत्ता के फेवर में जाती थी, वो ये कि राजा को भगवान की देन माना जाता था। पर अब उस सोच में भी बदलाव आ रहा था। मोनार्की को लेकर फ्रांस के लोगों का यह भरोसा टूट चुका था कि ये डिवाइनली है, क्योंकि ये न तो पॉलिटिकल और न ही सोशल प्रेशर्स का सामना कर पा रही थी। ये वो हालात थे जिनका सामना किंग लुई द 16 को करना पड़ रहा था। उससे ज्यादा नए नवेले फाइनेंस मिनिस्टर कलोने को करना पड़ रहा था। उनके कंधों पर इनसे जूझने की जिम्मेदारी थी। इनसे निपटने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर कलोने ने 1784 में कर्ज के भुगतान के लिए सिंकिंग फंड बनाने की पहल की। 1785 में उसने गोल्ड क्वाइनेज में बदलाव किया और नए सिरे से गोल्ड क्वाइनेज को जारी करने के साथ ही गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में कमी करते हुए एक बेसिक प्राइस तय कर दिया। हालांकि जल्द ही उसे लग गया
कि ये सारे कदम फ्रांस की दिक्कतों को खत्म करने के लिए काफी नहीं साबित होने वाले हैं। इसलिए फ्रांस को बैंकरप्सी से बचाने के लिए मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके लिए अगस्त 1786 में उसने किंग लुई द 16 को रिफॉर्म का एक ऐसा प्लान सौंप दिया जिसने फ्रांस के कथित प्रिविलेज्ड नोबल को भड़का दिया। फाइनेंस मिनिस्टर कलोने ने अपने पहले के फाइनेंस मिनिस्टर्स की ही तरह प्रिविलेज्ड नोबल और क्लरिकल ऑर्डर्स पर टैक्स बढ़ाने के लिए जमीन पर प्रोपोर्शनल टैक्स का प्रस्ताव रख दिया। अगर हम कलोने के पूरे रिफॉर्म पैकेज की बात करें तो इसमें 5 मेजर पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो उसका कहना था कि गवर्नमेंट के खर्च में कटौती की जानी चाहिए, फ्री ट्रेड के तरीके को फिर से तय किया जाना चाहिए, चर्च की प्रॉपर्टी को बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सॉल्ट और टबैको टैक्सेस को एक जैसा करने की भी जरूरत कलोने ने बताई थी। जिस सबसे अहम टैक्स की जरूरत कलोने ने जताई वो वही था यूनिवर्सल लैंड वैल्यू टैक्स, यानी फ्रांस के हर कैटेगरी के लोगों की जमीन पर प्रोपोर्शनल टैक्स। कलोने का मानना था कि भले ही टरगोट और नेकर ने भी इसी तरह के रिफॉर्म्स की कोशिश की थी, वे फेल हो गए क्योंकि पार्लियामेंट्स ने उनका विरोध किया था। इसको ध्यान में रखते हुए कलोने को पता था कि विरोध उसका भी होगा, क्योंकि जो वर्ग बिना टैक्स दिए ही या बेहद मामूली टैक्स देकर सभी सुविधाओं को भोग रहा है वो भला टैक्स क्यों देना चाहेगा। उसे यह पक्का पता था कि कम से कम सभी तरह के जमीनों पर एक जैसा टैक्स लगाने के उसके प्रस्ताव का विरोध पार्लियामेंट ऑफ पेरिस जरूर करेगा और वो इस पर वीटो कर सकता है। कलोने ने लुई द 16 को सलाह दी कि असेंबली ऑफ नोटेबल्स बुला ली जाए जो उसके रेफरेंडम पर 2 वोट करे। इसके चलते 1787 असेंबली ऑफ नोटेबल्स बुला ली गई, जिसमें कलोने ने फ्रांस के पूरे हालात को बयां किया, जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही इन हालात से उबरने के लिए अपना प्लान भी सामने रखा, पर भला नोटेबल्स इससे कहां सहमत होने वाले थे। कलोने के रिफॉर्म के प्लान और किंग को उसका सपोर्ट होने के बावजूद नोटेबल्स ने उस पर आरोप जड़ दिया कि फाइनेंशियल स्ट्रेंस के लिए वही जिम्मेदार है। इसके साथ ही रिफॉर्म के सभी प्लान एक बार फिर लुई द 16 की पावरलेसनेस के कारण फेल हो गए। फिर भी अपनी आखिरी कोशिश के रूप में कलोने ने किंग के सामने प्रस्ताव रखा कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया जाए और नोबल्स व क्लर्जी की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन ओपोजिशन के प्रेशर में लुई द 16 ने ऐसा करने के बजाय कलोने को ही पद से हटा दिया और उसे लॉरेन के लिए निर्वासित कर दिया। उधर 1788 तक आते आते फ्रांस पर कर्ज बढ़कर 4.5 बिलियन लीवर्स तक पहुंच गया। कलोने की जगह पर मई 1787 में आए कि ब्रेन ने बिना टैक्स बढ़ाए ही इन हालात से निपटने का प्रयास किया। उसने कॉइनेज की कीमत ही घटा दी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्फ्लेशन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी और किसानों और शहरी गरीबों की हालत और ज्यादा खराब हो गई। दोस्तों, 1788 की गर्मी तक आते आते कई शहरों जैसे पेरिस, ग्रेनोबल, डिजोन, टुलूज, पाओ और रेन में बेचैनी के साथ साथ विरोध की चिंगारी दिखने लगी। ऐसे में लुई द 16 को कुछ नहीं सूझा तो उसी साल यानी अगस्त 1788 में नेकर को एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वापस बुला लिया, लेकिन वो भी ऐसे किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सका जिससे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। हालांकि तब लुई द 16 ने अपने नए फाइनेंस मिनिस्टर से वादा किया था कि वो 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फैसला था क्योंकि 150 सालों के इतिहास में पहली बार स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जा रही थी। इससे पहले लुई द 16 ने प्रेस को फ्रीडम दे दी, जिससे पूरा फ्रांस ऐसे पैम्पलेट से पट गया जिनमें राज्य में रिकंस्ट्रक्शन की मांग शुरू हो गई थी। इसी दौर में जनवरी से अप्रैल 1789 के बीच स्टेट्स जनरल के इलेक्शंस कराए गए, जिनमें वोटरों ने पूरी तरह से अपनी शिकायतें दर्शा दी। फ्रांस ने थर्ड स्टेट के लिए 600 डेप्यूटी चुन लिए, 300 डेप्यूटीज नोबिलिटी के लिए और इतने ही क्लर्जी के लिए चुने गए। और जैसा कि पहले से तय था, स्टेट्स जनरल की बैठक वर्सेल्स में 5 मई 1789 को बुला ली गई और अब तक जो चिंगारी शोला बनने के लिए रास्ता तलाश रही थी उसे वो रास्ता मिल गया। थर्ड स्टेट पूरी तरह से नोबिलिटी और क्लर्जी के खिलाफ खड़ा हो गया और मोनार्की के लिए खतरे की घंटी बज गई। इसके साथ ही हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन की खुल्लम खुल्ला शुरुआत। दोस्तों, वैसे तो स्टेट्स जनरल की बैठक पेरिस में होती थी, पर इस बार इसका आयोजन वर्सेल्स में किया गया। इसके पास कोई पावर तो थी नहीं, पर ये स्टेट जनरल किंग को एडवाइस दे सकते थे। इसके शुरू होते ही सभी कैटेगरी के डेप्यूटीज
आपस में बट गए कि उनके मुखिया की ओर वोट किया जाए, जिससे थर्ड स्टेट को एडवांटेज मिलता, या फिर स्टेट की ओर से वोटिंग हो जिसमें दोनों प्रिविलेज्ड कैटेगरी को मौका मिल जाता और वे अपने वोट से थर्ड स्टेट को बाहर कर देते। जैसी कि परंपरा थी, हर स्टेट की बैठक अलग अलग कमरे में हो रही थी और ओपनिंग सेरेमनीज में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स की सुपीरियोरिटी पर ही सारा जोर दिया जा रहा था। इसके साथ ही वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि सिर्फ वही लोग सेकेंड स्टेट के डिप्यूटीज के रूप में बैठक में शामिल हो सकते थे। इससे थर्ड स्टेट को बाहर का रास्ता दिखाने में आसानी हो जाती, पर ऐसे में सामने थे इमैनुअल जोसेफ सिएज, फ्रेंच रोमन कैथोलिक और क्लर्जी मैन सिएज ने सभी तीनों स्टेट्स को एक साथ कंबाइन करने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि सभी डिप्यूटीज को स्टेट जनरल की ओर से एक समान समझा जाए, न कि हर स्टेट अपने अपने सदस्यों को वेरीफाई करे। इसका मतलब यह होता है कि सभी डिप्यूटीज को एक समान अधिकार मिल जाते हैं, यानी किसी ग्रुप का एक वोट होने के बजाय हर सदस्य का एक वोट होगा। इस तरह से थर्ड स्टेट के सदस्यों के वोटों की संख्या काफी हो जाती। दोस्तों, ये सारे स्टेट अलग अलग बैठते थे और इन्हें लेफ्ट विंग और राइट विंग के रूप में जाना जाता था। लेफ्ट विंग के लोग वे होते थे जो थर्ड स्टेट के सदस्य थे। इनकी विचारधारा लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी पर आधारित थी। वहीं राइट विंग ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव विचारधारा पर आधारित था, यानी जो जैसे चला आ रहा है वो वैसे ही रहेगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सभी स्टेट के सदस्यों की संख्या अलग अलग थी, पर स्टेट जनरल में इनका एक एक वोट ही माना जाता था। इसलिए अगर थर्ड स्टेट कोई फैसला करता तो उसके 600 सदस्यों यानी डिप्यूटीज का वोट मिलाकर एक ही वोट होता है और बाकी दोनों स्टेट का एक एक वोट होता और वे मिलकर 2 वोट से थर्ड स्टेट के किसी भी फैसले को वीटो कर सकते थे। काफी लंबे गतिरोध और कठिन स्थिति के बाद 10 जून को थर्ड स्टेट ने फैसला किया कि वो खुद अपने डिप्यूटीज को वेरीफाई करेगा और ये प्रोसेस 17 जून को कंप्लीट हुआ। इसके 2 दिन बाद ही फर्स्ट स्टेट के भी 100 मेंबर्स उनके साथ जुड़ गए और सबने मिलकर नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। दोनों स्टेट्स के बचे हुए डिप्यूटीज को भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया और इसके साथ ही असेंबली ने साफ कर दिया कि वे सपोर्ट करें या नहीं, नेशनल असेंबली अपना खुद का कानून बनाएगी। इस असेंबली को बहुत से पैरिश प्रीस्ट का भी सपोर्ट मिल गया क्योंकि वे चर्च के डिप्यूटीज में अपर क्लर्जी के बीच खुद संख्या में ज्यादा थे। इन हालात को देखते हुए लुई द 16 को अंदेशा हो गया कि अब विरोध के स्वर को दबाना शायद मुश्किल होगा। फिर भी लगाम कसने के लिए उसने हॉल पर ही ताला जड़ने का आदेश दे दिया जहां नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इसके लिए बहाना बनाया गया कि जहां नेशनल असेंबली की बैठक हो रही है, यानी सैल दे इत्तेस लुवोर में स्थित रूम नंबर 711 की जरूरत रॉयल स्पीच के लिए है। इस हॉल को रॉयल स्पीच के लिए तैयार किया जाना है। हालांकि भला कौन नहीं जानता था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके बाद 20 जून को असेंबली ने वर्सेल के बाहर किंग के इंडोर टेनिस कोर्ट पर कब्जा कर उसमें अपनी बैठक की। यहां ओथ ली गई कि अब वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता। इस ओथ को टेनिस कोर्ट ओथ के रूप में जाना जाता है और फ्रांस में यह फैसला मोनार्की के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस फैसले के सपोर्ट के मैसेज पेरिस समेत दूसरे शहरों से भी आने लगे और 27 जून तक बड़ी संख्या में फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकेंड स्टेट के 47 और मेंबर्स भी नेशनल असेंबली के साथ आ गए। इससे लुई द 16 को बैक फुट पर जाना पड़ा और उसने नोबल्स और बचे हुए क्लर्जी से अपील की कि वो भी असेंबली को ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही 9 जुलाई को नेशनल असेंबली को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियल टाइटल भी मिल गया। हालांकि इन 2 महीनों के दौरान फ्रांस के अलग अलग प्रोविंसेस और टाउन्स में खाने पीने के सामान की दिक्कतें अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि एक और जहां लुई द 16 ने नोबल्स और क्लर्जी से नेशनल असेंबली को ज्वाइन करने की अपील की थी, वहीं दूसरी ओर इन हालात से निपटने के लिए सैनिकों की टुकड़ियां भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इससे इस बात को बल मिलने लगा कि किंग की ओर से अरिस्टोक्रेटिक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और वो थर्ड स्टेट को उखाड़ फेंकना चाहता है। इस कारण सामने आता है जुलाई 1789 का ग्रेट फियर और पीजेंट्स यानी ज्यादातर किसान और मजदूर वर्ग पूरी तरह से दहशत में आ गए। दोस्तों, इतनी हलचल के बीच लुई द 16 की वाइफ मैरी एंटोनिएट और छोटा भाई कॉम्टी डोटवा पूरी तरह से हिल गए। उनकी सलाह पर लुई द 16 ने एक बार फिर से 11 जुलाई को नेकर को उसकी पोस्ट से हटा दिया
इस घटनाक्रम के साथ ही एक और अफवाह फैल गई कि पेरिस में इकट्ठा हो रहे सैनिकों और स्विस गार्ड्स के सहारे लुई द 16 असेंबली को बंद करना चाहता है। इसके कारण 12 जुलाई को असेंबली का एक ऐसा सेशन शुरू हो गया जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नॉन स्टॉप चलने वाला था। इसकी खबर फैलते ही प्रोटेस्टर्स की भीड़ सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गई और फ्रेंच गार्ड्स रेजिमेंट के सोल्जर्स ने इन प्रोटेस्टर्स को हटाने से मना कर दिया। इसके 2 दिन बाद ही 14 जुलाई को ये सोल्जर्स भीड़ के साथ आ गए और रॉयल फोर्ट्रेस बैस्टील पर हमला कर दिया। दरअसल इस भीड़ को उम्मीद थी कि रॉयल फोर्ट्रेस में भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशन रखा है और ये उनके काम आएगा अगर उन्हें मिल गया तो। भीड़ ने हमला किया तो घंटों की लड़ाई के बाद वहां के गवर्नर बर्नार्ड रेने दे लॉने ने सरेंडर कर दिया, पर इसकी कीमत हमला करने वालों की भीड़ में से 83 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसके बाद भीड़ गवर्नर को होटल दे विल ले गई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर एक पाइक यानी भाले पर रखकर पूरे शहर की परेड की गई। हालांकि भीड़ को इस बात की भी जानकारी मिली थी कि इस फोर्ट्रेस में बड़ी संख्या में कैदी रखे गए हैं, पर बैस्टील में उन्हें सिर्फ 7 कैदी ही मिले, जिनमें से 4 फोर्जर्स थे, 2 नोबल मैन थे जिन्हें इमोरल बिहेवियर के लिए पकड़ा गया था और एक मर्डर का सस्पेक्ट था। इन सबको भीड़ ने छुड़ा लिया। एक तरह से इस फोर्ट्रेस को एंशिएंट रेजीम का एक सिंबल माना जाता था और इसके डिस्ट्रक्शन को एक जीत की तरह देखा जाने लगा और आज भी फ्रांस में हर साल इसी वजह से इस दिन बेस्टील डे मनाया जाता है। फ्रांस में कुछ लोग इसे रेवोल्यूशन की शुरुआत भी मानते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्रांस में शुरुआती रेवोल्यूशन ही खूनी हो चुकी थी और ताकत के दम पर इसे काफी हद तक छोटी ही सही पर पहली सफलता भी मिल चुकी थी। इसलिए अपनी राजधानी पर कब्जा होने के डर से लुई द 16 ने मार्किस दी लफायत को नेशनल गार्ड का कमांडर बना दिया और जॉन सिल्वेन बेली को नए प्रशासनिक स्ट्रक्चर यानी कम्यून का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। 17 जुलाई को राजा अपने 100 डेप्यूटीज के साथ पेरिस पहुंचा, जहां बेली ने उसका स्वागत किया और उसने एक ट्राई कलर कॉकेट को स्वीकार कर लिया, जो आज भी फ्रांस के झंडे का अहम हिस्सा है। इससे यह माना गया कि राजा ने लोगों की सॉवरेनिटी को मान्यता दे दी है। इसके साथ ही ये क्लियर हो गया कि अब सारा पावर राजा की कोर्ट से शिफ्ट हो चुका है और लुई द 16 का स्वागत फादर ऑफ द फ्रेंच और किंग ऑफ अ फ्री पीपल के रूप में किया गया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। अब हमें यह तो पता चल ही गया है कि एक तरह से फ्रांस में सत्ता लुई द 16 के हाथ से निकल चुकी थी, पर क्या रेवोल्यूशन से उभरे लोग सत्ता संभालने के काबिल थे? सत्ता चलाने के लिए फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? और सबसे बड़ा सवाल कि लुई द 16 और उसकी रानी का क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अपने अगले एपिसोड में देंगे। दोस्तों, एक और रेवोल्यूशनरी ने बैस्टील पर कब्जा किया तो दूसरी ओर इसकी गूंज अब शहरों से निकलकर पूरे फ्रांस में सुनाई देने लगी थी। लैंड टैक्स वसूलने पहुंचे लोकल लॉर्ड्स यानी जमींदारों को पब्लिक खदेड़ने लगी थी और यह माना जाने लगा था कि पूरा फ्रांस रेवोल्यूशन की चपेट में आ चुका है और सत्ता चलाने के लिए अब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्वरूप को लेकर अब असेंबली के डेप्यूटीज में मतभेद भी शुरू हो गए थे। 22 जुलाई को पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जोसेफ फोलों और उनके बेटे को पेरिस की एक भीड़ ने मार डाला। मॉब लिचिंग की इस करतूत को न तो बेली और न ही लाफायत रोक पाया। इसके बाद तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर टूटने लगा और अरिस्टोक्रेटिक प्रॉपर्टी पर लगातार हमले किए जाने लगे। इसके चलते नोबिलिटी के अधिकतर लोग विदेश भाग गए। इसका आगे चलकर बुरा असर हुआ और इतना ज्यादा खून खराबा हुआ कि इसे आज रेन ऑफ टेरर के रूप में जाना जाता है। खैर, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 4 अगस्त को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिक्रीज तैयार की, जिसके जरिए फ्रांस में फ्यूडलिज्म और नोबिलिटी को मिली हुई सारी प्रिविलेजेस, खासकर टैक्स से छूट को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा इसमें सबको कानून की नजर में समान मानने, पब्लिक ऑफिस को सबके लिए खोलने, पूजा की आजादी देने के साथ ही प्रोविंसेस और टाउन्स को मिली स्पेशल प्रिविलेजेस को भी खत्म कर दिया गया। यहाँ इस बात का जिक्र बेहद अहम हो जाता है कि फ्रांस में 25% से ज्यादा जमीन फ्यूडल ड्यूज के अधीन थी, जिसके कारण ज्यादातर इनकम बड़े जमीन मालिकों यानी जमींदारों के पास चली जाती थी, पर अब यह सिस्टम भी खत्म हो चुका था। इसके अलावा चर्च को मिलने वाले टिट्स पर भी ब्रेक लग गया था। टिट्स किसी की भी इनकम का 10वां हिस्सा होता था जो चर्च को मिलता था। इंडिया में इस वक्त इसकी मिसाल है 10 वांस,
ज्यादातर निजी टीवी चैनलों पर टाइम स्लॉट खरीदकर अपने शिष्यों को जीने की राह दिखाने वाले कई कथित बाबा इसी तरह से उनसे उनकी इनकम का 10वां हिस्सा मांगते हैं। हालांकि इसे देना या न देना शिष्यों की मर्जी पर होता है, पर चर्च को टिप्स देना जरूरी हुआ करता था। हालांकि मेजोरिटी इस सिस्टम से सहमत नहीं थी और इसे 1793 में कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद 26 अगस्त को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी और राइट टू रेजिस्ट ऑपरेशन का दावा किया गया। हालांकि 4 अगस्त की डिक्रीज और 26 अगस्त के डिक्लेरेशन को सैंक्शन करने से किंग ने मना कर दिया। अब क्या था, इसने शोलों को और हवा दे दी। इसके साथ ही पेरिस के साथ ही साथ पूरे फ्रांस में खाने के सामान की कमी और बदहाल इकोनॉमी को सुधारने के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं होने के कारण लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। इसके कारण पेरिशियन यानी पेरिस का कामकाजी वर्ग भी अब बेचैन होने लगा था। ये सब चल ही रहा था कि सितंबर के आखिर में फ्रांस की फ्लैंडर्स रेजिमेंट रॉयल बॉडीगार्ड की हेल्प के लिए, या यूं कहें कि उसे री-इन्फोर्स करने के लिए वर्सेल्स पहुंच गई। बताते चले कि रॉयल आर्मी में फ्लैंडर्स रेजिमेंट एक रेगुलर इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, जिसे प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर किंग के मिनिस्टर ऑफ वॉर कॉम्टे डी सेंट प्रिस्ट ने वर्सेल्स में तैनात किया था, जहां पारंपरिक तौर पर इसका स्वागत फॉर्मर बैंक्वेट से किया गया। पर तत्कालीन प्रेस में इस बात की अफवाह फैल गई कि ये एक ग्लूटोनस ऑर्जी है और दावा किया गया कि इस दौरान ट्राई कलर कॉकेट का भी अपमान किया गया। इसके साथ ही ये भी माना जाने लगा कि असेंबली में इंटरफेरेंस के लिए फ्लैंडर्स रेजिमेंट को बुलाया गया है, यानी एक तरह से मिनिस्टर ऑफ वॉर की ओर से उठाए गए इस कदम ने आग में घी का काम किया और रेवोल्यूशनरी भड़क उठे। अब जब फ्रांस में चारों ओर रेवोल्यूशन की ज्वाला भड़क रही थी तो औरतें कहां पीछे रहने वाली थी। एक बात जो उन्हें खल रही थी वो ये कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें औरतों के हक के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। दूसरे घर चलाने के लिए खाने पीने के सामान की कमी और महंगाई से उन्हें ही जूझना पड़ रहा था। ऐसे में वे भी अपने हक के लिए खड़ी हो गई और 5 अक्टूबर 1789 को औरतों की भारी भीड़ पेरिस के होटल दे विल के बाहर जमा हो गई। इनकी मांग थी कि कीमतें कम की जाए और ब्रेड की सप्लाईज बढ़ाई जाए। यहाँ ये प्रोटेस्ट जल्द ही पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में बदल गया और होटल दे विल में रखे हथियार अपने कब्जे में करने के बाद करीब 7,000 औरतों ने वर्सेल्स की ओर पैदल ही मार्च शुरू कर दिया, जहां वे अपनी मांगे रखने के लिए असेंबली में घुस गईं। उनके पीछे लफायत के अधीन नेशनल गार्ड के 15,000 मेंबर्स भी हो लिए और उन्हें लौटाने की कोशिश की, पर यह क्लियर हो गया कि अगर औरतों की मांगे नहीं मानी गई तो वे फट पड़ेंगी। तो लफायत ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसके बाद लफायत ने किंग से कहा कि उसकी और उसकी फैमिली की सेफ्टी इसी में है कि वे वर्सेल्स का महल छोड़कर पेरिस शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों, इसके ऑपोजिट वर्सेल्स में अगली सुबह तो कुछ और ही कहानी गढ़ी जाने वाली थी। सुबह होते ही कुछ प्रोटेस्टर्स रानी मैरी एंटोनिएट को खोजने के लिए रॉयल अपार्टमेंट्स में घुस गए, पर वो भाग चुकी थी। इस पर प्रोटेस्टर्स ने पूरे पैलेस को तहस नहस कर दिया और बहुत से गार्ड्स को मार डाला। इसी तनाव के बीच नेशनल गार्ड की अगुवाई में रॉयल फैमिली और असेंबली ने पेरिस जाने के लिए वर्सेल्स को छोड़ दिया। वहां लुई ने अगस्त डिक्रीज और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उसका ऑफिशियल टाइटल किंग ऑफ फ्रांस से बदलकर किंग ऑफ फ्रेंच हो गया। वहीं 1789 में नवंबर आते आते यानी कि 4 महीने में ही 3 रीजनल पार्लियामेंट्स का सस्पेंशन हो गया और ओल्ड रिजीम के सभी प्रमुख इंस्टीट्यूशनल पिलर ढह गए। यहां आकर रेवोल्यूशन का अब रेडिकल नेचर दिखने लगा था, पर एक चीज जो अब भी अनक्लियर थी वो थी सत्ता चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वहीं नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब द कोर्ट की राह पर चल पड़ी और पेरिस में इसने नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी काम जारी रखा। फ्रांस की जनता रेवोल्यूशन के लिए तैयार हुए नए पॉलिटिकल कल्चर में अब पूरी तरह से हिस्सा लेने लगी थी। न्यूज़पेपर्स पर कोई सेंसर नहीं था और वे जनता को हर नई खबर बताते रहते थे। बैस्टील पर स्टॉर्मिंग की पहली एनिवर्सरी पर 1790 में पेरिस में फेस्टिवल ऑफ फेडरेशन का आयोजन किया गया तो छोटे छोटे गांवों तक में ट्रीज ऑफ लिबर्टी रोपे गए। वहीं नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
फ्यूडलिज्म को हटाने का काम पूरा कर लिया और पूरे सभी ऑर्डर्स इनएक्टिवेट कर दिए गए। फ्रांस की आधी से ज्यादा मेल पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार मिल गया। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या अब भी काफी कम थी जो डेप्यूटी बनने के लिए एलिजिबल थे। फ्रांस में नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक मोनार्किकल रिजीम बनाने की कोशिश की, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को किंग और असेंबली के बीच बांट दिया गया था। और यह रिजीम सफल हो जाता अगर किंग नई अथॉरिटीज के साथ काम करना चाहता। लेकिन दोस्तों, इसका क्या कर सकते थे कि लुई द 16 बेहद कमजोर राजा था और वो चारों ओर से अपने अरिस्टोक्रेटिक एडवाइजर्स का बंदी बना रहता था। इनमें राजा को सबसे गलत सलाह देने वाली तो उसकी अपनी पत्नी और भाई ही थे। दरअसल किंग और उसके परिवार को ट्यूइलरीज पैलेस में एक तरह से नजरबंद रखा गया था, जहां से पत्नी और भाई की सलाह पर लुई द 16 अपनी इंडिपेंडेंस फिर से हासिल करने की कोशिश के तहत रॉयल फैमिली के साथ 20 जून 1791 की रात भाग निकला। हालांकि अगले ही दिन वो वेरेनिस में पकड़ लिया गया और वापस पेरिस लाया गया। 1792 में इन सब के खिलाफ रेवोल्यूशनरीज ने ट्रायल शुरू कर दिया और मोनार्की अब औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी थी। 17 जनवरी 1793 को असेंबली ने लुई द 16 को पब्लिक लिबर्टी और जनरल सेफ्टी के खिलाफ साजिश रचने का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। 21 जनवरी को प्लेस दी ला कॉनकॉर्ड में उसे गिलोटीन के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह से लुई द 16 पैलेस ऑफ वर्सेल्स में रहने वाला आखिरी राजा बन गया और रिवोल्यूशनरीज ने उसे नया निकनेम दे दिया, लुई द लास्ट। वहीं इसके 9 महीने बाद मैरी एंटोनिएट को भी गिलोटीन के जरिए मौत की सजा दे दी गई। तो ये कहानी थी रेवोल्यूशन की। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इस घटनाक्रम के साथ ही फ्रांस में सब कुछ सुधर गया था? जवाब है नहीं। लुई द 16 के रहते ही फ्रांस की नई नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ कई देश आवाज उठाने लगे थे। दरअसल उन्हें डर था कि कहीं फ्रांस की ही तरह उनके यहां भी मोनार्की के खिलाफ रेवोल्यूशन न शुरू हो जाए। उनके डर ने फ्रांस को लुई द 16 की मौत के पहले ही एक बार फिर से लड़ाई में झोंक दिया। दोस्तों, ये जानने के लिए कि वे कौन कौन से देश थे जिन्हें फ्रांस में नए शासन से डर था और उन्होंने किस तरह के कदम उठाए और इन सब के बीच नेपोलियन बोनापार्ट कहां से आ गया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुक्कू FM। दोस्तों, फ्रांस की तमाम घटनाओं ने रेवोल्यूशनरीज को एक नई होप से भर दिया, जो कि पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में हार चुके थे। इसी तरह से इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मन स्टेट्स, ऑस्ट्रियन लैंड्स और इटली में बदलाव की चाहत रखने वाले लोग रेवोल्यूशन के साथ सिंपैथी रखते थे। दूसरी ओर रेवोल्यूशन के कारण कई देश इस बात की दहशत में तो थे ही, कहीं उनके यहां भी वैसे ही हालात न पैदा हो जाएं। उस दौर में अमेरिकन रेवोल्यूशन इसका एक उदाहरण भी था, जिसे खुद लुई द 16 ने सपोर्ट किया था और बाद में वही रेवोल्यूशन फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज के लिए मार्गदर्शक बन गई थी। यह भी जानने वाली बात है कि बड़ी संख्या में फ्रेंच रेवोल्यूशन के विरोधी यानी नोबल्स, एक्लेसिएटिक्स और कुछ बोर्जवाज भी अपने देश को संघर्ष में छोड़कर भाग निकले थे। दूसरे देशों में एमिग्रेस के रूप में ज्यादातर ने अपने आर्म्ड ग्रुप्स बना लिए थे, जो फ्रांस के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पर तैनात थे और यूरोप के शासकों से हेल्प की मांग करते थे। पहले तो यूरोप के शासकों का ध्यान रेवोल्यूशन पर नहीं गया, पर जब नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह दावा किया कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है, तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। इसी प्रिंसिपल के चलते फ्रांस ने 13 सितंबर 1791 को एविग्नन की टेरिटरी को फिर से अपने में मिला लिया था। 1792 की शुरुआत में जहां रेडिकल्स अपनी रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को फैलाना चाहते थे, वहीं किंग को इस बात की उम्मीद थी कि वॉर से या तो वो मजबूत हो जाएगा या फिर फॉरेन आर्मीज उसे छुड़ा लेगी। इसीलिए दोनों ने ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और फ्रांस ने 20 अप्रैल 1792 को ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर की घोषणा कर दी। इस वॉर के पहले फेज में अप्रैल से सितंबर 1792 के बीच फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जुलाई में पर्शिया भी ऑस्ट्रिया के साथ आ खड़ा हुआ था। दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर फ्रंटियर को पार कर लिया और तेजी से पेरिस की ओर बढ़ने लगी। यही नहीं, ऑस्ट्रिया में पैदा हुई फ्रांस की क्वीन मैरी एंटोनिएट ने अपने भाई होली रोमन एम्परर लियोपोल्ड II को फ्रांस पर हमले के लिए प्राइवेटली इनकरेज भी कर डाला। हालांकि पेरिस रिवोल्यूशनरीज
10 अगस्त 1792 को सामने आए और ट्यूइलरीज पैलेस पर कब्जा कर लिया, जहां लुई द 16 रह रहा था। इसके साथ ही रॉयल फैमिली को टेम्पल में बंदी बना लिया। सितंबर की शुरुआत में पेरिस की भीड़ प्रिजन्स पर टूट पड़ी और वहां रखे नोबल्स और क्लर्जी का सामूहिक नरसंहार कर डाला। इस बीच एक फाइनल एफर्ट के तहत फ्रेंच फोर्सेस 20 सितंबर 1792 को वेल्मी में प्रूशियंस से भिड़ गई। ये वही दिन था जब फ्रांस में एक नई असेंबली द नेशनल कन्वेंशन की बैठक हुई और अगले ही दिन मोनार्की के खात्मे और रिपब्लिक की स्थापना की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, इस वॉर के दूसरे फेज में सितंबर 1792 से अप्रैल 1793 के बीच रेवोल्यूशनरीज की स्थिति दुश्मनों से बेहतर हो गई। फ्रेंच आर्मीज ने बेल्जियम, द राइनलैंड, सवॉय और कंट्री ऑफ नीस पर कब्जा कर लिया। 1793 के स्प्रिंग सीजन में इस वॉर का तीसरा फेज शुरू हो गया और एक बार फिर से फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। इस बार ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और ग्रेट ब्रिटेन ने एक कोलिशन बना लिया, जिसे बाद में फर्स्ट कोलिशन भी कहा गया। इस कोलिशन से यूरोप के ज्यादातर शासक जुड़ गए थे। इस बार फ्रांस के हाथों से बेल्जियम और द राइनलैंड निकल गया और विरोधी फोर्सेस अब पेरिस को डराने लगी थी और रेवोल्यूशन के विरोधी मजबूत होने लगे थे। हालांकि इन विरोधियों को फ्रांस में रेन ऑफ टेरर ने 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794 तक तोड़कर रख दिया, जब रेवोल्यूशन के विरोध के 3 लाख सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 17,000 को मौत की सजा दे दी गई। इससे कहीं ज्यादा लोगों की जेलों में ही मौत हो गई और ज्यादातर बिना किसी ट्रायल के ही मौत की घाट उतार दिए गए। यही वो समय था जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने 1 मिलियन से ज्यादा सैनिकों की सेना तैयार कर ली थी। 1794 के स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में इस वॉर का चौथा फेज शुरू हो गया और एक बार फिर से 26 जून 1794 को फ्रांस ने ऑस्ट्रियंस को फ्लोरस में हरा दिया और बेल्जियम पर फिर कब्जा कर लिया। इसी बीच फ्रांस के नेशनल कन्वेंशन में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, जबकि वेस्ट और साउथ ईस्ट में रॉयलिस्ट व्हाइट टेरर सामने आ गया। इन रॉयलिस्ट ने पेरिस की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, पर तब तक युवा नेपोलियन बोनापार्ट को जनरल बनाया जा चुका था और उसने 5 अक्टूबर 1795 को रॉयलिस्ट को बुरी तरह से कुचल डाला। इसके कुछ ही दिन बाद नेशनल कन्वेंशन भंग कर दी गई। दोस्तों, नेशनल कन्वेंशन भंग किए जाने से पहले फ्रांस में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर 3 को मान्यता मिल चुकी थी, जिसके जरिए 5 सदस्यों की डायरेक्टरी को सारे एग्जीक्यूटिव पावर दे दिए गए और लेजिस्लेटिव पावर को हिस्सों में कर काउंसिल ऑफ एंशियंट्स और काउंसिल ऑफ द 500 में बांट दिया गया। कहा जाता है कि अगर वॉर के कारण रेवोल्यूशनरीज और काउंटर रेवोल्यूशनरीज के बीच पूरे यूरोप में संघर्ष न होता तो रिजीम स्टेबिलिटी मिल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ और फ्रांस की डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मौजूद एग्जिस्टिंग एंटागोनिज्म बार बार सिर उठाते रहे। हालांकि 4 सितंबर 1797 को इसका रास्ता निकाल लिया गया और डायरेक्टरी और काउंसिल से रॉयलिस्ट को हटा दिया गया। उधर यूरोप में फ्रेंच आर्मीज लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। राइनलैंड और हॉलैंड पर कब्जा हो चुका था और 1795 में टस्कनी, प्रूशिया और स्पेन ने शांति के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। वहीं बोनापार्ट की अगुवाई में 1796 में फ्रेंच आर्मी ने जब इटली में प्रवेश किया तो वहां का सार्डिनिया आइलैंड तुरंत ही इसके साथ हो लिया। ऑस्ट्रिया ने सबसे बाद में 1797 में ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो के जरिए हथियार रखे। फ्रांस द्वारा तब कब्जाए गए ज्यादातर कंट्रीज को सिस्टर रिपब्लिक्स कहा जाता था, जहां रेवोल्यूशनरी फ्रांस की ही तरह के इंस्टीट्यूशन तैयार किए गए। यानी कुल मिलाकर फ्रांस से शुरू हुई रेवोल्यूशन की लहर पूरे यूरोप में फैल चुकी थी और कई देशों की दहशत सच साबित हुई। इसके बाद यूरोप में शांति भले ही हो गई हो, पर रेवोल्यूशनरी एक्सपेंशन पर किसी तरह की रोक नहीं लगी। 1798 और 1799 में फ्रेंच ट्रूप्स ने स्विट्जरलैंड, द पेपल स्टेट्स और नेपल्स में घुसकर हेल्वेटिक, रोमन और पार्थनोपियन रिपब्लिक्स की स्थापना कर दी। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन अब भी फ्रांस के खिलाफ लड़ता रहा। इंग्लैंड पर कब्जा करने में असफल रहने पर बोनापार्ट ने डायरेक्टरी से रिक्वेस्ट किया कि ब्रिटिश को इंडिया में डराने के लिए इजिप्ट पर कब्जा कर लिया जाए। बोनापार्ट की अगुवाई में फ्रांस ने माल्टा और इजिप्ट पर तो आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन 1 अगस्त 1798 को बैटल ऑफ द नाइल में उसकी सेना तहस नहस हो गई। इससे विरोधियों के हौसले बुलंद हो गए
और सेकेंड कोलिशन बना लिया गया। इसमें शामिल ऑस्ट्रिया, रशिया, टर्की और ग्रेट ब्रिटेन को 1799 की गर्मी में काफी सफलता मिली और फ्रेंच आर्मीज को फ्रंटियर्स पर धकेल दिया। उधर बोनापार्ट भी इसके बाद फ्रांस लौट आया और वहां की सत्ता पर पूरा ध्यान देने लगा। 9 नवंबर 1799 को जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को ही खत्म कर दिया और खुद फर्स्ट काउंसिल के रूप में फ्रांस का नया लीडर बन गया। दोस्तों, इस सीरीज में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर और भी ऐसे ओरिजिनल शोज सुनना